नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पार्ट में जो अपना चैप्टर चल रहा है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, इस पार्ट में आप और हम लोग जो पोर्शन बचा हुआ उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जैसे समसूत्री विभाजन को प्रभावित करने वाले कुछ प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं जिनको समसूत्री विष कहा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन में अंतर पढ़ेंगे। और तीसरा, मुख्य रूप से माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन में डिफरेंस पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं समसूत्री विष। माइटोसिस पॉइजन क्या होता है? तो नेचर में, मतलब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन दे दो। नेचर में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो समसूत्री विभाजन की क्रिया को या माइटोसिस डिवीजन की क्रिया को बीच में रोकने का कार्य करते हैं या प्रभावित करने का कार्य करते हैं। उन्हीं को मुख्य रूप से माइटोसिस पॉइजन के नाम से जाना जाता है। क्या डेफिनेशन दोगे? नेचर में, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो माइटोसिस की क्रिया को, माइटोसिस डिवीजन की क्रिया को बीच में ही प्रभावित करने का कार्य करते हैं या रोकने का कार्य करते हैं। उनको ही मुख्य रूप से माइटोसिस पॉइजन के नाम से जाना जाता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। तो नेचर में कौन कौन से ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो है वह मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या करता है? यह गुणसूत्रों को खंडों में तोड़ने का कार्य करता है। यह मुख्य रूप से क्या करता है? इसकी वजह से, मस्टर्ड गैस की वजह से गुणसूत्र छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। इस वजह से मुख्य रूप से विभाजन की क्रिया नहीं हो पाती। पहली चीज ये। दूसरा, राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम आपको मैं पढ़ा के आया हूं, यदि ध्यान होगा तो। देखिए, ये जो पदार्थ होते हैं, यह प्रोफेज अवस्था में मुख्य रूप से स्थिर कर देते हैं। क्या? ये प्रोफेज अवस्था को स्थिर करते हैं, यानी प्रोफेज अवस्था को स्थिर कर दिया तो आगे की जो अवस्थाएं होंगी वो अवस्थाएं नहीं होंगी। तो मुख्य रूप से इस प्रकार से ये क्रिया को प्रभावित करते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण आता है पदार्थ कॉल्चिसिन। यह एक एल्केलॉइड रासायनिक पदार्थ है जो कॉल्चिकम ऑटमनेल नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। देखिए, तो मस्टर्ड गैस ने गुणसूत्रों को खंडों में तोड़ दिया जिससे नहीं हो पाया विभाजन की क्रिया। राइबो न्यूक्लियस एंजाइम ये प्रोफेज अवस्था को स्थिर कर देते जिससे मुख्य रूप से क्रिया आगे की नहीं हो पाई। कॉल्चिसिन जो ऐसा रासायनिक एल्केलॉइड पदार्थ होता है, यह मुख्य रूप से कॉल्चिकम ऑटमनेल, विशेष तौर पर इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लें,
इस पदार्थ से मुख्य रूप इस पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह मुख्य रूप से मेटाफेज के अंत में, देखिए विशेष ध्यान रखें, कहां प्रभावित करता है? मेटाफेज के अंत में या मुख्य रूप से एनाफेज की शुरुआत में, क्या कि शुरुआत में मुख्य रूप से स्पिंडल फाइबर को नष्ट कर देता है। मेटाफेज के अंत में या एनाफेज की शुरुआत में मुख्य रूप से स्पिंडल फाइबर को नष्ट कर देता है। जब स्पिंडल फाइबर नष्ट होंगे तो वो छोटे नहीं होंगे तो जिसके कारण गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होगा, यानी कि इनके मुख्य रूप से जो सीधे सीधे क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, वो विभाजित नहीं होंगे, अपने अपने ध्रुवों की ओर नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण केंद्रक विभाजन नहीं होता है। तो क्या लिख दिया जाए? मैं स्पिंडल फाइबर को नष्ट कर देता है, जिससे कैरियोकाइनेसिस नहीं होता। जब कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा तो मुख्य रूप से क्या होगा भाई, सीधे सीधे स्पिंडल फाइबर को प्रभावित, स्पिंडल एनाफेज अवस्था या मेटाफेज के अंत में मुख्य रूप से क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर को तोड़ देते हैं, जिससे विपरीत ध्रुवों पर एनाफेज नहीं पहुंचेंगे, वो सॉरी क्रोमोसोम नहीं पहुंचेंगे। जब विपरीत ध्रुवों पर नहीं पहुंचेंगे तो मुख्य रूप से उनमें कोशिकाओं में उनकी संख्या डबल हो जाती है। कोशिकाओं में इन गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? डबल हो जाती, दुगनी हो जाती। कैसी हो जाती? दुगनी हो जाती। तो ऐसे विभाजन को एंडोमाइटोसिस कहा जाता है। ऐसे जब गुणसूत्रों की संख्या अगली कोशिका में डबल हो गई तो ऐसे विभाजन को क्या कह दिया? एंडोमाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। इस पदार्थ का उपयोग विशेष तौर पर, ऐसा नहीं कि इस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता विभाजन में, जानबूझकर जो प्लांटोलॉजिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, क्या तो यहाँ मुख्य रूप से पौधों पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जो पौधों पर विभाजन पर अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ उस पदार्थ का उपयोग, कोल्चिसिस नामक पदार्थ का उपयोग वैज्ञानिक जानबूझकर मुख्य रूप से पॉलीप्लॉइडी नामक पॉलीप्लॉइडी पौधे बनाने में कार्य करते, यानी बहुगुणिता यानी क्रोमोसोम की संख्या बढ़ाने में मुख्य रूप से कार्य इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये 3 पदार्थ प्रकृति में ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें मुख्य रूप से आप और हम लोग माइटोसिस पॉइजन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब इसके बाद आप और हम लोग जो चर्चा करते हैं वह माइटोसिस डिवीजन इन प्लांट्स और माइटोसिस डिवीजन इन एनिमल डिफरेंस पर चर्चा करते हैं। क्या? तो देखिए, क्या लिखूं मैं? माइटोसिस, थोड़ा इधर से लिखूं, माइटोसिस डिवीजन इन प्लांट, और इधर क्या लिख दूं? माइटोसिस डिवीजन इन एनिमल। मतलब क्या डिफरेंस है इनके बीच में? जंतु कोशिका में जो समसूत्री विभाजन होता है और पादप कोशिका में जो समसूत्री विभाजन होता है, उनमें क्या आप अंतर कर सकते हैं? क्या अंतर है भाई? क्वेश्चंस है, कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर्स में भाई। पेपर फॉर्म करने वाले, पेपर बनाने वाले के ऊपर निर्भर है कि उसमें तो डिवीजन है, तो डिवीजन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट डिफरेंस यह मेन, चलिए, मुख्य रूप से मेरिस्टेमेटिक
मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी प्रविभाजी कोशिका में पाया जाता है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, सिर्फ स्पर्मेटो, पूरा लिखूं मैं, प्राइमरी स्पर्मेटो साइट्स और प्राइमरी शॉर्ट में लिख दिया oocytes को छोड़कर। आपको ध्यान होगा मैंने बताया है क्लियर, इन दो में मुख्य रूप से मियोसिस डिवीजन होता है। इनमें कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। और पूरे शरीर की कोशिकाओं में मुख्य रूप से जो डिवीजन पाया जाता है जंतु में, वो यही पाया जाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इसका कंट्रोल साइटोकाइनिन, मतलब इसका जो नियंत्रण किया जाता है वो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन द्वारा। ठीक है, तो इसका जो नियंत्रण होता है, इसका कंट्रोल लिम्फोकाइनिन एपिडर्मल फैक्टर व प्लेटलेट फैक्टर द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा जो पॉइंट आता है वह देखिए, विभाजन के पूर्व कोशिका आकार में परिवर्तन नहीं होता। कोशिका आकार में परिवर्तन नहीं होता। और यहां मैं सिर्फ लिख दूं, इसमें कोशिका आकार में परिवर्तन होता है, अर्थात गोलाकार हो जाती है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, ध्रुवों यानी पोल पर, ध्रुवों पर एस्टर रेज नहीं निकलते। इसमें ध्रुवों या पोल पर एस्टर रेज निकलते हैं। ठीक है, अब पांचवें नंबर पे मुख्य रूप से क्या, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता।
जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो एस्टर रेज नहीं निकलेंगे, और इसमें पाया जाता है। क्लियर है बात है? हाँ, अगला इसमें फ्रेगमोप्लास्ट का जमाव होता है, इसमें नहीं। ठीक है, और आ जाएगा नीचे अंतर। तो अब बताते हैं साइटोकाइनेसिस की क्रिया सेल प्लेट द्वारा होती है, और इसमें फोरो निर्माण या कोशिका झिल्ली के संकीर्णन द्वारा देखिए। ठीक है, और अंतर बता सकते हैं, सेल प्लेट की वृद्धि केंद्र अपसारी यानी कि केंद्र के कैसे होती है, जैसे ये है सेल, क्या ये है सेल मुख्य रूप से, तो इसके इस साइड होती, यानी ऐसे 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 जा रही है, तो ये इस साइड वृद्धि हो रही है और ये इस साइड वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है। ठीक है, बताया है क्लियर आपको। और इसमें मुख्य रूप से इसमें फोरोई अथवा संकीर्णन का निर्माण केंद्र अभिसारी होता है। केंद्र अभिसारी होता है। केंद्र अभिसारी से क्या तात्पर्य है, जैसे ये सेल है क्या, तो इसमें इस प्रकार से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुई, संकीर्णित हुई अंदर की साइड में, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है, ऐसे न्यूक्लियस बढ़ रहा है, वो सॉरी संकीर्ण हो रहा, फोरो ये खांच बन रही, यानी इस साइड की ओर होता है केंद्र ये। तो इतने अंतर मुख्य रूप से आपको काय पढ़ना है बेटा, माइटोसिस डिवीजन इन प्लांट और माइटोसिस डिवीजन इन एनिमल। कर लीजिए, देखिए क्या क्या। यह मुख्य रूप से मेरिस्टेमेटिक सेल्स में पाया जाता है, यह सभी सेल्स में पाया जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी साइट्स को छोड़कर। मुख्य रूप से इसका कंट्रोल जो होता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन के द्वारा मुख्य रूप से होता है, और इसमें जो कंट्रोल होता है वह लिम्फोकाइनिन, एपिडर्मल फैक्टर और प्लेटलेट फैक्टर के द्वारा मुख्य रूप से ये विभाजन नियंत्रित किया जाता है। विभाजन के पूर्व कोशिका आकार में परिवर्तन नहीं होता। विशेष ध्यान रखें कि प्लांट सेल में जब डिवीजन होता है तो कोशिका आकार में परिवर्तित नहीं होती, जैसा कोशिका होती वही की वही बनी रहती, जबकि इसमें कैसी भी कोशिका होती है वह गोलाकार हो जाती है। कैसी होती है, गोलाकार मुख्य रूप से हो जाती है, यानी ओवल शेप हो जाती है। कैसी हो जाती है, ओवल शेप हो जाती है। ध्रुवों पर एस्टर रेज नहीं निकलती, इसमें ध्रुवों पर एस्टर रेज स्वाभाविक है कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता तो एस्टर रेज निकलती, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो एस्टर रेज नहीं निकलते। तो ये है, इसमें फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। तो आपको ध्यान होगा कि मुख्य रूप से सेल डिवीजन बताते समय प्लांट सेल्स में मैंने बताया था कि फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है केंद्र से विपरीत साइड की ओर मुख्य रूप से निर्माण होता चला जाता है, इस प्रकार से। ये देखिए, यह इस प्रकार से निर्माण होगा, तो ये इस साइड जा रहा है, तो जिसको कह देते केंद्र अपसारी। क्या केंद्र अपसारी, यानी फ्रेगमोप्लास्ट का जो निर्माण हुआ वह सेल प्लेट का निर्माण होता है, तो केंद्र अपसारी दिशा में मुख्य रूप होता है। इसमें फोरो या संकीर्ण
यानी कि सीधी सीधी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उससे ही एक खांच बनती है, वह टूटकर धीरे धीरे केंद्र की ओर चली जाती है, जिससे कोशिका विभाजित हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है। साइटोकाइनेसिस की क्रिया सेल प्लेट द्वारा होती है, इसमें फोरो या संकीर्ण द्वारा होती है। इसमें सेल प्लेट की वृद्धि केंद्र अपसारी यानी केंद्र के विपरीत होती है, मतलब केंद्र से एक इस साइड जाती है और इस साइड, और इसमें मुख्य रूप से केंद्र की ओर। तो ये है डिफरेंस, बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है ये आपके लिए। तो जरूर मुख्य रूप से अच्छे ढंग से बच्चे याद कर लें। इसका आप फोटो खींच लो और मेरे जो अदृश्य साथी है वह स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई आप लोगों ने? तो देखिए, इसको अब मैं मिटा दूं। चलिए, ये लीजिए भाई, अब आपका ये चैप्टर बिल्कुल अंत पर चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा दो चार डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस में बता दूं। वैसे मुझे बताना नहीं था क्योंकि आपको पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन आप लोगों की जो बच्चों की लिखने की प्रवृत्ति है 11th-12th में, तो उसमें थोड़ा सा रहता है। तो देखिए, माइटोसिस और मियोसिस, डिवीजन भी लिखना है तो डिवीजन लिख दो, और नहीं तो आप समझदार हैं कि डिवीजन के बिना काम चल जाएगा। चलिए, तो ये बीच में लाइन की थी, मात्र मैं दो चार अंतर बताऊंगा और शेष अंतर आपको स्वयं तैयार करने हैं। जनरल सामान्य जो अंतर है मैं बताऊंगा, और फेजेज में जो अंतर है वो आपको स्वयं तैयार करना, ये ध्यान में रखना। देखिए, तो यह प्लांट एंड एनिमल की सोमैटिक सेल्स यानी कायिक या वर्धी कोशिका में पाया जाता है। क्लियर? यह आपको ध्यान होगा। बोलो, बता सकते हैं आप लोग बच्चों? बता सकते हो क्या? यह युग्मक यानी गैमेट्स निर्माण की क्रिया के दौरान प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और प्राइमरी oocytes में होती है। क्या? क्लियर? ठीक है ना? दूसरा जो डिफरेंस आता है, यह केवल एक क्रमिक अवस्था में पूरी होती है। यह दो अनुक्रमिक अवस्था में पूरी होती है। इसमें प्रोफेज छोटी होती है, इसमें प्रोफेज बड़ी होती है। अगला पॉइंट ले दो, इसी से समझ में आ जाएगा। इसमें इस विभाजन में कम समय लगता है। इस विभाजन
में अधिक समय लगता है। ठीक है ना। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी में राइटिंग गंदी सी आ जाती होगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। ठीक है। अब पांचवा, इसमें न्यू सेल को क्या कहते हैं, तो वही लिख देता हूं, डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिका में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट्स सेल के समान होती है, अर्थात डिप्लॉइड की डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की हैप्लॉइड ही होती है। देखिए, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अगला, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। इसमें होता है। देखिए कितने अच्छे अंतर आ रहे हैं। ठीक है। अगला, इससे विकास नहीं होता। इस विभाजन से विकास की संभावना होती है। बिल्कुल बहुत है अंतर। देखिए, यह प्लांट एनिमल की सोमैटिक सेल्स में होता है, सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है। यह युग्मक निर्माण की क्रिया के दौरान प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocytes में होता है। क्लियर। यह केवल एक क्रमिक अवस्था में होता है, यह दो अनुक्रमिक अवस्था में होता है, अर्थात इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड आती थी, यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, फिर प्रोफेज सेकंड, फिर प्रोफेज मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड, फिर टीलोफेज सेकंड आती थी। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता था। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेला और टीलोफेज अवस्थाएं होती थी केवल। इसमें प्रोफेज छोटी होती है। देखिए इसमें आपको ध्यान होगा, प्रोफेज छोटी होती है, इसमें प्रोफेज बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से कौन कौन सी अवस्थाएं आती थी आपको ध्यान है कि लेप्टोटिन है, जाइगोटिन है, पेचिटिन है, डिप्लोटिन है, डाइकाइनेसिस अवस्थाएं मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आती। ऐसा इसमें नहीं होता था। इसमें न्यू सेल जो बनती है, यानी कि जो डॉटर कोशिका बनती है, वह गुणसूत्रों की संख्या के बिल्कुल समान होती है, पेरेंट्स के समान। पेरेंट्स में यदि 46 हैं तो इसमें नई कोशिका बनेगी तो उसमें भी मुख्य रूप से 46 होगी, एवं अन्य लक्षणों में भी मुख्य रूप से समान होती है। जबकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या युग्मकों में जस्ट आधी हो जाती, यानी 23 हो जाती है। कैसे हो जाती? 23 हो जाती। एवं कोशिकाएं भी लक्षणों में भिन्न हो जाती, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पाई जाती है। क्यों क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पाई जाती है? तो देखिए अगला पॉइंट शायद वही लिखा होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। इसी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के होने के कारण मुख्य रूप से क्या होता है कि विकास की संभावना इसमें होती है। भविष्य में विकास कहा जा सकता है कि विकास जो हो रहा है वह विकास मुख्य रूप से इसी के द्वारा हो रहा है, यानी एक नई जाति की उत्पत्ति जो हो रही है वो मुख्य रूप से इसी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के फलस्वरूप, यानी रिकॉम्बिनेशन की क्रिया जो होती थी उसी के फलस्वरूप मुख्य रूप से होती है। जबकि इसमें विकास नहीं होता है। क्यों? अमीबा देख लो कब से आज तक वैसे का वैसा ही है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन पाया जाता है, माइटोसिस की क्रिया द्वारा ही डिवीजन होता है, एवं मियोसिस की क्रिया नहीं पाई जाती। तो ये अंतर आपको मुख्य रूप से इसमें पढ़ना है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।